शादी का मंडप सजा हुआ है। दुल्हन गौरीलाल जोड़े में सजी हुई आंखों में आंसू लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसके पास उसकी माँ सरस्वती, बड़े भाई रमेश, छोटे भाई सुरेश और दोनों भाभियां सुनीता व पूजा खड़ी हैं। सभी के चेहरों पर चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही है। सामने दूल्हा अरुण अपने माता पिता के साथ खड़ा है। हमने साफ कहा था कि दहेज पूरा चाहिए। अब बिना दहेज के ये शादी नहीं होगी। भाई साहब, हमारी मजबूरी समझिए। हमने अपनी हैसियत से बढ़कर सब किया है। मजबूरी अपने पास रखिए। हमारे बेटे की शादी कोई एहसान नहीं है। माँ, पिताजी, चलिए यहाँ से। जिस घर में हमारी शर्तों की कोई कीमत नहीं, वहाँ रिश्ता ब्लॉक्ड भी नहीं रहेगा। तीनों मुड़कर बारात के साथ वहां से चले जाते हैं। गौरी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मेरी क्या गलती थी? मेरा सपना, मेरी शादी, सब एक पल में टूट गया। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? नहीं बेटी, खुद को दोष मत दे। गलती तेरी नहीं, उनकी सोच की है। जिस घर ने पैसों के लिए तेरा सम्मान ठुकरा दिया, वहां तुझे कभी खुशी नहीं मिलती। तू हमारी बहन है, हमारा गर्व है। तेरी डोली ऐसे घर जाएगी जहां तुझे दहेज नहीं, सम्मान मिलेगा। गौरी, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। आज जो हुआ शायद तेरी जिंदगी के लिए अच्छा ही हो। तू हिम्मत रख, हम सब हमेशा तेरे साथ हैं। गौरी अपने परिवार से लिपटकर रोती रहती है और पूरा परिवार उसे संभालने की कोशिश करता है। अगली सुबह घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। गौरी आंखों में उदासी लिए झाड़ू लेकर अपनी माँ शारदा के कमरे में सफाई करने जाती है। शारदा बिस्तर पर लेटी हुई हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं रही हैं। माँ, उठ जाइए, सुबह हो गई है। शारदा की ओर से कोई जवाब नहीं आता। माँ, सुन रही है ना? कुछ तो बोलिए। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। गौरी घबरा जाती है और जोर से आवाज लगाती है, भैया, भैया, जल्दी आइए, माँ कुछ बोल नहीं रही है। दोनों भाई रमेश और सुरेश दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। माँ, आंखें खोलिए, देखिए, हम सब आपके पास हैं। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, कुछ तो बोलिए। भैया, माँ का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। दोनों भाभियां और घर के बाकी लोग भी कमरे में पहुंच जाते हैं। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। सुरेश, तुम अभी गांव के डॉक्टर को लेकर आओ, एक पल भी देर मत करना। सुरेश तेजी से घर से बाहर भाग जाता है। घर में सभी लोग शारदा के पास खड़े होकर भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ देर बाद गांव का डॉक्टर अपना बैग लेकर घर पहुंचता है और शारदा की जांच शुरू करता है। डॉक्टर शारदा की नब्ज और सांस ध्यान से जांचता है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद वो परिवार की ओर गंभीर नजरों से देखता है। मुझे बहुत अफसोस है। गहरे सदमे की वजह से इनका दिल काम करना बंद कर चुका है। अब ये इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, उठ जाइए माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। मेरी वजह से आपको इतना बड़ा सदमा लगा। माँ, एक बार आंखें खोलिए। माँ, आंखें खोलिए, हमें अनाथ करके मत जाइए। आपने ही तो हमें हर मुश्किल में हिम्मत दी थी। अब आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे? माँ, कल तक तो आप हमारे साथ थी, फिर आज हमें छोड़कर कैसे चली गई? माँ, एक बार मुझे आवाज दे दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। पूरा परिवार शारदा के पास बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। पूरे घर में मातम और सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ के जाने का गम अब भी पूरे घर में छाया हुआ है। गौरी अपने कमरे में चुपचाप बैठी है। उसके सामने खाने की थाली रखी है, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं खाया। उसकी आंखें सूजी हुई हैं और चेहरा उदासी से भरा हुआ है।
गौरी, कब तक खुद को यूं तकलीफ देती रहेगी? थोड़ा सा खाना खा ले बेटी। भाभी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। माँ के बिना हर चीज अधूरी लगती है। अगर तू ऐसे ही खुद को तकलीफ देगी तो माँ जी की आत्मा को भी दुख होगा। तभी बड़ा भाई रमेश कमरे में आता है और गौरी के पास बैठ जाता है। गौरी, माँ हमें छोड़कर जरूर चली गई हैं, लेकिन उन्होंने हमें टूटना नहीं सिखाया। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी और खाना नहीं खाएगी तो सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होगा। भैया, हर निवाले के साथ माँ की याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब कभी खुशी लौट कर नहीं आएगी। देख बहन, माँ हमेशा चाहती थी कि तू हंसती रहे। अगर तू खुद को संभालेगी तभी उनकी सीख और उनका प्यार हमारे साथ जिंदा रहेगा। चल, मेरी खातिर नहीं, माँ की कसम, 2 निवाले खा ले। गौरी चुपचाप अपने आंसू पोंछती है। वो थाली उठाती है और धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर देती है। रमेश और सुनीता उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद गौरी की सहेली मेहा घर आती है। वो बाहर से ही आवाज लगाती है और फिर अंदर आकर छोटी भाभी पूजा के पास जाती है। भाभी, गौरी कहाँ है? मुझे बाजार जाना है। अगर वो मेरे साथ चल जाए तो अच्छा रहेगा। गौरी अंदर बैठी है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। गौरी, तुम्हारी सहेली नेहा आई है, उसे बाजार जाना है, तुम उसके साथ चली जाओ। थोड़ी देर बाहर जाओगी तो मन भी बदल जाएगा। भाभी की आवाज सुनकर गौरी अंदर से बाहर आती है। पूजा की बात मानकर गौरी अपनी सहेली के साथ बाजार चली जाती है। उसके घर से निकलते ही रमेश, सुरेश और दोनों भाभियां आपस में बैठकर गौरी के भविष्य के बारे में बात करने लगते हैं। भैया, अब हमें गौरी की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। माँ भी यही चाहती थी कि गौरी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। गौरी की दूसरी शादी के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। घर की हालत तो तुम दोनों जानती ही हो, इसलिए लगता है हमें बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पैसे जमा हो पाएंगे। हाँ भैया, इस बार हम अपनी बहन की शादी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मेहनत करके खुद पैसे जोड़ेंगे और गौरी की शादी अच्छे से करेंगे। सुनीता और पूजा एक दूसरे की ओर देखकर चिंतित हो जाती हैं। दोनों को घर से बाहर जाकर काम करने की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगली सुबह दोनों भाई रमेश और सुरेश बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर से निकलने से पहले दोनों अपनी बहन गौरी के पास आते हैं। गौरी, हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। भैया, आप दोनों मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, बस अपना भी ख्याल रखना। तू बस हिम्मत रखना बहन, हम जल्दी लौटेंगे और फिर तेरी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भरने की कोशिश करेंगे। सुनीता, हमारे पीछे घर और गौरी का ध्यान रखना। माँ के बाद अब उसे तुम दोनों की जरूरत है। उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि वो अकेली है। आप दोनों चिंता मत करो, हम गौरी को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। हाँ, आप दोनों बस अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। दोनों भाई अपनी बहन को देखते हैं, फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। गौरी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रहती है। भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली नेहा से मिलने उसके घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, चली जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ, और रास्ते में संभल कर जाना। गौरी अपनी सहेली से मिलने के लिए घर से चली जाती है। उसके जाते ही दोनों भाभियां भी चुपचाप घर के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद उनकी पड़ोसन कमला घर आती है। सुनीता और पूजा उसे अंदर बुलाकर बैठा लेती हैं। तीनों बैठकर बातें करने लगती हैं। अरे सुनीता, पूजा, अभी मैंने गौरी को घर से बाहर जाते हुए देखा है। तुम दोनों उसे इतनी छूट क्यों देती हो? वो अपनी सहेली से मिलने गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ। तुम दोनों दिन भर घर का काम करती हो और गौरी आराम से घूमती रहती है। अब जब तुम्हारे पति घर पर नहीं हैं, तो उससे भी घर के कुछ काम करवाया करो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, हम दोनों ही सारा काम क्यों करें? बस जरूरत से ज्यादा लाड प्यार मत करो। घर में रहने वाले हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ कमला,
अब तक तो हम यही सोचकर उसे कुछ नहीं कहते थे कि माँ के जाने के बाद गौरी पहले ही बहुत दुखी है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों ही संभालें, ये भी तो ठीक नहीं है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर समझाया है, बाकी तुम दोनों जैसा ठीक समझो। कमला इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुनीता और पूजा एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं कि अब गौरी से भी घर के काम करवाए जाएंगे। शाम का समय है। सुनीता और पूजा आंगन में घर का काम कर रही हैं। तभी गौरी अपनी सहेली के घर से वापस आती है। गौरी, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें पता भी है घर में कितना काम पड़ा है। भाभी, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए सहेली से मिलने गई थी। थोड़ी देर? देखो कितना काम पड़ा है। अब से घर में सिर्फ घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हाथ भी बटाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, मैं अभी अभी आई हूँ, थोड़ी देर बैठने तो दीजिए। बैठने का समय बाद में मिलेगा, पहले ये काम पूरा करने में हमारी मदद करो। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। गौरी कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन दोनों भाभियों के गुस्से को देखकर वो बिना कुछ कहे काम में उनका हाथ बटाने के लिए बैठ जाती है। गौरी मन ही मन सोचने लगी कि अभी भैया को गए कुछ ही दिन हुए हैं और भाभियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अगली सुबह गौरी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी बड़ी भाभी सुनीता उसे जगाने के लिए कमरे में आती है। गौरी, अभी तक सो रही हो? घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें उठने की कोई चिंता ही नहीं है। गौरी नींद से उठकर हैरानी से सुनीता की ओर देखती है। भाभी, रोज तो आप मुझे इतनी सुबह नहीं जगाती थी, आज अचानक क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारे लिए तो सुबह तभी होती है जब बाकी लोग आधा काम निपटा चुके होते हैं। अब जल्दी उठो और घर का काम संभालो। ठीक है भाभी, मैं अभी उठकर सारा काम कर देती हूँ। सुनीता वहां से चली जाती है। गौरी चुपचाप उठती है, पोछा लेकर पूरे घर की सफाई करने लगती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती है। गौरी घर में पोछा लगाने के बाद बाहर जाने ही वाली होती है। तभी उसकी छोटी भाभी पूजा वहां आ जाती है। गौरी, जरा सुनो, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियां लानी होंगी। जंगल? लेकिन भाभी, वहाँ तो जंगली जानवर होते हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए और तुम्हें ही जाकर लानी होगी। अगर लकड़ी लेकर नहीं आई तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। भाभी, अगर मैं डर की वजह से वहाँ नहीं जा पाई तो? आप चाहे तो मैं घर का कोई दूसरा काम कर देती हूँ, लेकिन जंगल मत भेजिए। बहाने मत बनाओ गौरी, जितनी जल्दी जाओगी उतनी जल्दी वापस आओगी। गौरी कुछ पल चुप खड़ी रहती है। जब उसे समझ आता है कि भाभी उसकी बात सुनने वाली नहीं है, तो वो मजबूरी में लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद गौरी जंगल में पहुंच जाती है। चारों तरफ घने पेड़ और सन्नाटा देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा जंगल है, मैं लकड़ियां कहाँ से ढूंढूं? अगर रास्ता भूल गई तो घर वापस कैसे जाऊंगी? गौरी कुछ आगे बढ़ती है। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाती है तो देखती है कि एक हिरन जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। हिरन को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर गौरी हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने आज तक किसी हिरन को इंसानों की तरह बोलते हुए नहीं सुना। तुम बोल कैसे रहे हो? इन सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे यहाँ से बचा लो। कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ रहा है। तभी गौरी को दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जाल से निकालती हूँ। गौरी जल्दी से जाल खोल देती है और हिरन आजाद हो जाता है। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूं। गौरी और हिरन दोनों जंगल के एक नए हिस्से में पहुंच जाते हैं। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? मैं घर के लिए लकड़ियां लेने आई हूँ। भाभी ने कहा है कि अगर लकड़ियां लेकर नहीं गई तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाएंगी। सच? अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। लेकिन तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि इस जंगल में मेरी जान को खतरा है। यहाँ कुछ लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। अगर मैं यहीं रहा तो शायद अगली बार कोई मुझे बचाने वाला नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें यहाँ खतरा है तो मैं तुम्हें अपने घर जरूर ले जाऊंगी। कुछ ही देर में हिरन गौरी को सूखी लकड़ियों वाली जगह पर ले जाता है। गौरी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है और फिर दोनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद गौरी लकड़ियां लेकर हिरन के साथ जंगल से बाहर निकल आती है। गौरी लकड़ियां लेकर घर पहुंचती है और उन्हें आंगन में नीचे रख देती है। उसके पीछे हिरन भी घर में आ जाता है। गौरी, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये किसे अपने साथ ले आई? हिरन को घर में लाने की क्या जरूरत थी? दोनों भाभियां हिरन को देखकर हैरान रह जाती हैं। भाभी, ये हिरन जंगल में मुसीबत में फंस गया था। मैंने इसकी मदद की है। अब ये कुछ समय मेरे साथ ही रहेगा। हमारे घर में पहले ही इतने काम हैं और अब तुम एक हिरन की जिम्मेदारी भी ले आई हो। भाभी, ये किसी को परेशान नहीं करेगा। मैं इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। गौरी काफी थकी हुई होती है, फिर भी बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली जाती है। गौरी रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी हिरन ने उससे उसकी भाभियों के बदले हुए व्यवहार के बारे में पूछा। गौरी, तुम्हारी भाभियां तुमसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? क्या वो पहले से ही तुम्हें पसंद नहीं करती थीं? नहीं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब तक भैया घर पर थे, भाभियां मेरे साथ ठीक से रहती थीं। लेकिन जिस दिन से भैया शहर काम करने गए हैं, तभी से उनका व्यवहार बदल गया है। उन्हें लगता है कि अब घर पर मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझसे जितना चाहे उतना काम करवाना चाहिए। गौरी की बातें सुनकर हिरन काफी दुखी हो जाता है। उसे गौरी की मजबूरी और उसकी भाभियों का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगता है। खाना बनाने के बाद गौरी हिरन को लेकर घर के पास बने एक हरे भरे मैदान में चली जाती है। वहां ठंडी हवा और हरियाली के बीच दोनों कुछ देर टहलने लगते हैं। गौरी हिरन को लेकर हरे भरे मैदान में टहल रही होती है। तभी गांव के सरपंच की बेटी मीनाक्षी वहां आती है। उसकी नजर जैसे ही हिरन पर पड़ती है, वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। गौरी, तुम्हारे साथ इतना सुंदर हिरन कहाँ से आया? मैंने आज तक इतना खूबसूरत हिरन नहीं देखा। ये मुझे जंगल में मिला था। मुसीबत में फंसा हुआ था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई। मुझे ये हिरन बहुत पसंद आ गया है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर में रखूंगी। नहीं मीनाक्षी, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। ये अब मेरे साथ रहता है और मैंने इसे बचाने का वादा किया है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं सरपंच की बेटी हूँ। अगर तुमने हिरन मुझे नहीं दिया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम सरपंच की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की चीज जबरदस्ती ले सकती हो। मीनाक्षी गुस्से में गौरी को घूरती है, लेकिन गौरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। ठीक है, अभी तुम बहुत खुश हो रही हो, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद गौरी भी हिरन के साथ अपने घर लौट आई। गौरी हिरन के साथ अपने घर पहुंचती है। तभी पीछे से गांव का सरपंच भी वहां आ जाता है। वो मीनाक्षी की बात सुनकर पहले से ही गुस्से में होता है। गौरी, मेरी बेटी ने तुमसे हिरन मांगा था, फिर तुमने उसे देने से मना कैसे कर दिया? तुम्हें पता है मैं इस गांव का सरपंच हूँ। सरपंच जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये हिरन मैंने मुसीबत से बचाया है। मैं इसे किसी को सिर्फ इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि वो इसे पसंद करता है। गौरी, सरपंच जी खुद तुमसे कह रहे हैं, हिरन उन्हें दे दो। आखिर इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? हाँ गौरी, इतना बड़ा मामला मत बनाओ। सरपंच जी की बात मान लो और हिरन मीनाक्षी को दे दो। तुम मेरी बात टाल रही हो। इसका अंजाम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, हिरन मुझे दे दो। माफ कीजिए सरपंच जी, लेकिन मैं डर कर किसी बेजुबान को किसी के हवाले नहीं कर सकती। सरपंच गौरी की बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से से हिरन की ओर देखता है और फिर गौरी को घूरते हुए वहां से चला जाता है।
कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात गौरी अपने कमरे में हिरण के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, तुम इंसानों की तरह बोल कैसे लेते हो? मैंने तो कभी किसी हिरण को इस तरह बोलते हुए नहीं देखा। हिरण कुछ पल चुप रहता है। तभी अचानक कमरे में तेज चमक फैल जाती है। गौरी घबराकर पीछे हट जाती है। अचानक हिरण के चारों ओर प्रकाश जगमगाने लगता है और कुछ ही पलों में हिरण का रूप बदल जाता है। गौरी के सामने एक युवक खड़ा होता है। तुम तो हिरण थे, फिर अचानक इंसान कैसे बन गए? मेरा नाम सूर्यभान है। मैं एक राज्य का राजा हूं, लेकिन मेरी अपनी पत्नी ने ही राजगद्दी के लालच में मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इसके बाद राजा सूर्यभान गौरी को अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करते हैं और उसे अपने बीते जीवन की पूरी कहानी सुनाते हैं। महल में राजा सूर्यभान और रानी मधुमालती बैठे हुए होते हैं। मधुमालती, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजा कुछ देर उससे बातें करता है और फिर वहां से चला जाता है। राजा के जाते ही रानी अपने गुप्त प्रेमी अर्जुन सिंह को महल में बुलाती है। अर्जुन, अब मैं और दिन ये नाटक नहीं कर सकती। जब तक सूर्यभान राजा है, हम अपने मन की जिंदगी नहीं जी सकते। हमें इस राजगद्दी के लिए कुछ करना ही होगा। मैं समझता हूं, लेकिन सिर्फ उसकी गद्दी पाने के लिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। जरा सी गलती हुई तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे राजगद्दी चाहिए अर्जुन। तुम कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे सूर्यभान हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाए। तुम चिंता मत करो मधुमालती, मैं जल्दी कोई रास्ता निकालूंगा। इतना कहकर अर्जुन सिंह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन सिंह जंगल में रहने वाले एक साधु के पास पहुंचता है। प्रणाम साधु महाराज, मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। आओ पुत्र, तुम्हारे मन में कोई बड़ी चिंता है, बताओ किस कारण मेरे पास आए हो? साधु महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राजा सूर्यभान को रास्ते से हटाया जा सके? मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं किसी इंसान का रूप बदल सकता हूं, लेकिन इसके लिए सही समय और सही तरीका जरूरी होगा। महाराज, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल बता दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम हो जाएगा। अर्जुन सिंह साधु की बात सुनकर तुरंत महल की ओर लौट जाता है और रानी मधुमालती को सारी बात बता देता है। मुझे रास्ता मिल गया है। साधु अपनी विद्या से सूर्यभान को इंसान से किसी दूसरे रूप में बदल सकता है। रानी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो फिर देर किस बात की? हमें कल ही उसे साधु के पास ले जाना होगा। अगले दिन रानी मधुमालती राजा सूर्यभान के पास जाती है। महाराज, आज मेरा मन जंगल में रहने वाले उस साधु के दर्शन करने का है। आप मुझे वहां लेकर चलिए ना। लेकिन अचानक साधु के पास जाने की क्या जरूरत है? महाराज, मेरी इच्छा है, कृपया आज मेरी बात मान लीजिए। रानी की जिद के आगे राजा मान जाता है और दोनों साधु के पास पहुंचते हैं। कुछ देर राजा और रानी साधु के पास बैठे रहते हैं। तभी साधु राजा सूर्यभान को एक फल देता है। राजा बिना किसी शक के वो फल खा लेता है। फल खाते ही अचानक उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगता है। राजा का शरीर बदलने लगता है और कुछ ही पलों में सूर्यभान एक हिरण में बदल जाता है। राजा सूर्यभान के हिरण में बदलते ही रानी मधुमालती उसे देखकर जोर से हंसती है। हा, मूर्ख सूर्यभान, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमेशा इस राज्य के राजा बने रहोगे? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज से इस राज्य की सारी सत्ता मेरी होगी। अब इस राजमहल और इस राजगद्दी पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। रानी, जो तुमने किया है उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। किसी निर्दोष राजा के साथ ऐसा छल करना उचित नहीं है। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मैं आपको आपका इनाम जरूर दूंगी। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है और हिरण बना सूर्यभान बेबस होकर उसे देखता रह जाता है।
महाराज, मुझे वापस राजा बनने का कोई उपाय तो होगा? कृपया मुझे बताइए। हाँ राजन, इस रूप से मुक्त होने का एक उपाय है। जब कोई ऐसा इंसान जिसके मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी स्वार्थ ना हो, तुम्हें सच्चे मन से अपना समझकर तुम्हारी रक्षा करेगा, तभी तुम्हारे ऊपर पड़ा ये जादू टूट सकता है। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और सूर्यभान जंगल में अकेला रह जाता है। सूर्यभान जी, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, अब आप आगे क्या करेंगे? गौरी, अब मुझे अपना राज्य और राजगद्दी वापस पाने के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। सूर्यभान गौरी को अपनी पूरी योजना बताने लगता है। दोनों देर रात तक आपस में बात करते रहते हैं। दोनों बात करते करते कब पूरी रात बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही सुनीता और पूजा गौरी के कमरे में आती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों भाभियां हैरान रह जाती हैं। गौरी, ये कौन है और तुम इनके साथ इतनी रात में क्या कर रही हो? भाभी, आपको हैरानी हो रही होगी, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। यही वो हिरन है जिसे मैं जंगल से अपने साथ लेकर आई थी। इनका असली नाम सूर्यभान है और ये एक राजा है। हे भगवान, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये हिरन असल में एक राजा है। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने गौरी से बहुत काम करवाया और उसे परेशान भी किया। हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने गौरी की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए आज से गौरी घर का कोई काम नहीं करेगी। जी महाराज, हम समझ गए। अब हम गौरी को कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। गौरी सूर्यभान की ओर देखती है, फिर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। सुनीता और पूजा चुपचाप खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। कुछ देर बाद राजा सूर्यभान महल पहुंचते हैं और सीधे रानी मधुमालती के कक्ष में जाते हैं। वहां मधुमालती अर्जुन सिंह के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। सूर्यभान को सामने देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? जिस व्यक्ति ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरी राजगद्दी हथियाने की साजिश रची, उसे इतनी आसानी से क्षमा नहीं किया जा सकता। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका दे दीजिए। अब इस महल में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। आज ही मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। महाराज, हम अभी चले जाएंगे, बस हमें क्षमा कर दीजिए। अगर तुम दोनों ने महल छोड़ने में देर की तो राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड की बात सुनकर मधुमालती और अर्जुन सिंह डर जाते हैं। दोनों बिना कुछ कहे महल से बाहर चले जाते हैं। गौरी, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे मेरा राज्य वापस दिलाने में मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी अब महल में रहकर सुखी थी और सूर्यभान अपनी राजगद्दी संभाल रहे थे। तभी एक दिन गौरी के दोनों भाई अपनी बहन से मिलने महल पहुंचते हैं। गौरी, तुम्हें यहाँ खुश देखकर हमारा मन बहुत खुश हो गया। अब हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आए हैं। हाँ गौरी, घर में तुम्हारी बहुत याद आती है। चलो कुछ दिन हमारे साथ रहो। भैया, भाभीयों ने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं महाराज से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी उसी समय राजा सूर्यभान वहां आ जाते हैं। अरे, गौरी के भैया आए हैं। आप लोगों का महल में स्वागत है। कहिए, आज कैसे आना हुआ? महाराज, हम अपनी बहन गौरी को अपने साथ घर ले जाने आए हैं। कई दिन हो गए हैं, घर में उसकी बहुत याद आती है। अगर तुम्हें अपने भाइयों के साथ जाना है तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले बस एक बात का जवाब दे दो। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहोगी? जी महाराज, अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। दोनों भाई गौरी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद गौरी और सूर्यभान विवाह कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।